सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे हम एक सुपर इन्वेस्टर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आज हमारी अगेन यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी 5 और जो सुपर इन्वेस्टर थे उनके बारे में भी यहाँ पे वीडियो हमने बना रखा है, तो उनको भी आप एक बार रिपीट में भी आप एक बार देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सुपर इन्वेस्टर है उनका नाम है भरत जयंतीलाल पटेल। अभी इनका जन्म हुआ था 1953 में, अभी उनकी डेथ हो गई है रिसेंटली, ऑलमोस्ट 3-4 साल हो चुके हैं। तो उनका जो एजुकेशन था, उनका इनिशियल एजुकेशन जो था वो सीए था, मतलब उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी उस टाइम पे उन्होंने कंप्लीट किया था। और उन्होंने एक लिस्टेड कंपनी है रूफिला करके, उसको भी उन्होंने बाय किया था। मतलब वो कंपनी जो थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे आ गई थी और उस टाइम पे इन्होंने बाय किया था वहाँ पे, और फाइनली उस कंपनी को इन्होंने सक्सेसफुली टर्न अराउंड किया है। और ये कंपनी आज भी लिस्टेड है, बट अभी ये जो कंपनी है वो उनके जो सन है वो अभी यहाँ पे वो कंपनी चला रहे हैं। तो ये हो गया उनका एक बेसिक बैकग्राउंड। अभी स्टार्ट करते हैं जो अर्ली लाइफ है उनकी वो कैसी थी। तो उनका जन्म हुआ था गुजरात के अंदर, और वहाँ पे उनका जो फैमिली बैकग्राउंड का जो बिजनेस था, तो वहाँ पे मेनली उनका बिजनेस जो था वो कॉटन बिजनेस के अंदर था। तो यहाँ से हमें एक आइडिया ये भी मिलता है कि जो उनका जो इनिशियल इन्फ्लुएंस रहा था वो भी मतलब बिजनेस माइंडेड था। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ यहाँ बुक के अंदर ये चीज़ बताया है कि उनको इतना कॉटन बिजनेस के अंदर उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर बाकी की जो इन्वेस्टिंग वगैरह एक्टिविटीज़ जो थी उनके फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। बट इनिशियली वो स्टार्ट उन्होंने किया था ब्रोकिंग बिजनेस से। तो 1984 में उन्होंने खुद का ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट किया, पर उस टाइम पे उनके पास एक भी क्लाइंट नहीं था। तो क्लाइंट जो थे वो धीरे धीरे उनके पास आने लगे, बट जो शुरुआत थी वहाँ पे उनके पास एक भी क्लाइंट उस टाइम पे नहीं था। और फाइनली जब उनको पता चला कि भाई स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग मतलब 4x 100x इतना पैसा जब वो कमा रहे हैं, जबकि उनका ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर जो वो कमाते थे वो 2% 1% जितना उनका मार्जिन रहता था। तो यहाँ पे उनका यही कहना था कि मतलब आफ्टर मतलब उनके जो सन थे उन्होंने जब उनका ब्रोकिंग बिजनेस जब उन्होंने संभाल लिया तो वहाँ से वो एग्जिट कर लिया और उन्होंने फुल टाइम इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया अराउंड 2003 में। तो ये एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। फिर जब उन्होंने स्टार्ट किया मतलब इन्वेस्टिंग तो उन्होंने बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब जैसे यहाँ पे बुक के अंदर बोला है कि उन्होंने इनिशियल उनका जो स्टॉक मार्केट का जो एक्सपोजर था वो 1975 से स्टार्ट हुआ था। बट उन्होंने इतना मतलब सीरियसली इन्वेस्टिंग को नहीं लिया था उस टाइम पे, और मतलब बहुत ही कैजुअल एक्टिविटी की तरह वो उनको लेते थे। बट उनका जो सीरियस इन्वेस्टिंग स्टार्ट हुआ 2003 में, और उस टाइम पे भी मतलब वो जब उन्होंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग तो सबसे पहला उनका जो एक्सपोजर हुआ वो था एनुअल रिपोर्ट को पढ़ के। अभी एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। जब भी कोई लेट से अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो आपको एक चीज़ हमेशा पढ़नी है उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, प्लस लेट से अगर उसकी पीपीटीज मतलब जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस अगर लेट से अगर अवेलेबल है तो वो भी एक अच्छा रिसोर्स है। तो जैसे हमने देखा कि उन्होंने CA पढ़ा था, राइट। तो वहाँ पे यहाँ पे मतलब वहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि उनका बैलेंस शीट पढ़ने का जो एक जिसको बोल सकते हैं उनके पास एक स्किल था। तो इसकी वजह से जब वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ते थे तो उनको एक फेयर आइडिया मिल जाता था कि ये कंपनी को हमें फर्दर स्टडी करना है कि नहीं। और फिर लेट से अगर उनको लगता है कि ये कंपनी जो है वो अच्छी है तो उसके बाद उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि मैनेजमेंट को मीट करना है। ये उनका सेकंड स्टेप रहता था जनरली। तो वहाँ पे वो जब वो मैनेजमेंट को मिलते थे तो वहाँ पे भी उनको मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी वो जज करते थे और उसके बेस पे वो आगे स्टेप्स लेते थे। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे जाननी है। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने जैसे बोला है कि जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट लेट से अगर उन्होंने कर दिया है और अगर वो स्टॉक अच्छा खासा ऊपर अगर बढ़ गया है तो वहाँ पे वो एवरेज अप नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने बुक के अंदर यहाँ पे ऑथर्स को बोला है। और जनरली वो प्रिपेयर रहते हैं कि लेट से अगर उन्होंने जिस भी प्राइस पे अगर किसी स्टॉक को बाय किया है तो अगर वो वहाँ से नीचे आता है तो वो पैनिक नहीं करते हैं, वो हमेशा ही बायर रहते हैं जब भी स्टॉक का प्राइस उनकी बाइंग प्राइस से भी अगर नीचे आता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये मेंटालिटी दिखाता है कि उन्होंने जिस भी बिजनेस में लेट से अगर इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे उनका कन्विक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा खासा है। तब भी कि जब भी मतलब लेट से अगर वो स्टॉक अगर उन्होंने बाय किया और वहाँ से अगर नीचे आ गया तो वहाँ पे उनके पास वो कन्विक्शन है, वो पेशेंस भी है कि जब वो स्टॉक को अगर नीचे आया है तो उसको बाय कर सके। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे जानने मिली। फिर अर्ली लाइफ के बारे में बहुत इतना डिटेल में कहीं पे नहीं दिया था बुक के अंदर भी, तो उन्होंने डायरेक्टली वहाँ पे केस स्टडीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम 5 मेजर केस स्टडीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें से बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी है जिसका नाम भी मैंने भी पहली बार सुना है। फॉर एग्जांपल ये पहली कंपनी है जिसका नाम है डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज। उस टाइम पे
उनके पास जितना भी कैपिटल था उसमें से 10% कैपिटल जो है वो उस टाइम पे इन्होंने डायनामेटिक टेक्नोलॉजी कंपनी में उन्होंने लगाया था। उस टाइम पे मार्केट कैप जो था वो समवेयर अराउंड 16 करोड़ के आसपास था, और जब उन्होंने बाय किया तो स्टॉक का प्राइस जो था वो समवेयर अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और जब उन्होंने बेचा तो उसका प्राइस 1000 रुपये के आसपास हो गया था। और ये भी एक देखने की चीज़ है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो एक बाय एंड होल्ड फॉरएवर वाले इन्वेस्टर है, मतलब उनको अगर वैल्यू लगती है तो उन्होंने बाय किया है एकदम चीप वैल्यू पे, और जब उसको लगा कि अभी ये स्टॉक का प्राइस जो है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उन्होंने वहाँ पे एग्जिट भी लिया है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब इन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स उन्होंने अपना जो स्टॉक जो था वो अच्छा खासा मतलब ऑलमोस्ट 25x जितना पैसा यहाँ पे उन्होंने बना लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने एग्जिट कर लिया। फिर सेकंड कंपनी थी इंडियन ह्यूमन पाइंट्स। ये कंपनी जो है आज भी लिस्टेड है, केस 1 वाली जो कंपनी है वो भी आज भी लिस्टेड है, तो आप भी जाके एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे जब उन्होंने बाय किया तो समवेयर अराउंड 15 करोड़ के आसपास का उसका मार्केट कैप था। बट जो मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था इस कंपनी के साथ कि इंडियन ह्यूमन पाइप ये जो कंपनी है उसके पास लैंड बैंक अच्छा खासा था उस टाइम पे, तो अगर उसके एसेट जो थे अगर उसकी भी अगर वैल्यू करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप। तो मतलब कि एसेट ही इतने ज़्यादा थे और मार्केट कैप बहुत ही कम था। तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब ये स्टॉक में मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसमें लेट्स से बाय कर लिया और फिर वहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट मतलब उनका जो था वो उनको रहने दिया, ऐसा नहीं किया था। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया कि जब भी वो स्टॉक नीचे आया तो उन्होंने बाय किया, ऊपर गया तो बेचा है, ऐसा 4-5 टाइम्स उन्होंने यहाँ पे किया है मतलब इस स्टॉक के अंदर। ये भी एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है कि एक सुपर इन्वेस्टर का माइंड जो है वो भी कैसे वर्क करता है। फिर केस 3 है टेक्स माको करके एक कंपनी है। अभी ये कंपनी जो है वो बिरला ग्रुप की कंपनी है और उस टाइम पे मतलब ये डर्ट चीप वैल्यूएशन पे मिल रही थी, तो वहां पे उन्होंने 20 करोड़ में मतलब ये जो कंपनी थी उस टाइम पे मिल रही थी। अभी तो इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो चुका है, अगर आप स्क्रीनर पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको इसका आइडिया आ जाएगा। तो उस टाइम पे उन्होंने 50 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक को बाय किया था और 200 रुपीज़ मतलब ऑलमोस्ट 4x होने के बाद उन्होंने इस स्टॉक को वहाँ से बेच दिया था, वहाँ पे एग्जिट ले लिया था। और ये सब हुआ सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ये एक चीज़ भी हमें देखना है कि अगर लेट से अगर 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हमें अच्छा खासा बहुत ही अच्छा खासा अगर रिटर्न मिल गया है तो वहाँ से आपको एग्जिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। मतलब जनरली ऐसा होता है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं ना वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट जो स्टॉक का प्राइस है वो एंटिसिपेशन में ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर लेट से अगर वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और फंडामेंटल ने अभी इतना कैचअप नहीं किया है तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होता जाए। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है और दैट इज़ वाई हमें ये सीखना है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, कब करना है। फिर केस स्टडी 4 है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स करके। ये 4 कंपनीज ऐसी है कि जिसका नाम मैंने आज तक नहीं सुना था। ये पहली बार ये जब मैं बुक को अभी पढ़ रहा था तभी ये चीज़ मैंने नोटिस किया। और वहाँ पे उन्होंने 11% ऑफ दी कंपनी मतलब जो मार्केट कैप जो उस टाइम पे चल रहा था तो समवेयर अराउंड उन्होंने 8 से 9 करोड़ रुपए जितने जो है वो उस टाइम पे उन्होंने इस टाइम पे इस कंपनी के अंदर उन्होंने लगाए होंगे सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही था कि वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो ट्रेडिंग यहाँ पे किया था। मतलब ये हम बाद में भी देखेंगे कि ये उनका एक स्टाइल है, इन्वेस्टिंग का स्टाइल है कि जहाँ पे वो मतलब बहुत ही कम कंपनीज को ट्रैक करते हैं। वो समवेयर अराउंड 20 to 25 कंपनीज को ट्रैक करते हैं और उनका पोर्टफोलियो जो है वो भी 10-12 स्टॉक का ही है। तो बार बार वो इसी कंपनी मतलब ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या तो ट्रेड भी लेते हैं कि जहाँ पे उनको पहले से ही कंपनी के बारे में जाना हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, रिसर्च वगैरह, उसी कंपनी में वो बार बार इन्वेस्ट या तो ट्रेडिंग करते रहते हैं। और फाइनली एक ऐसी कंपनी है वोकार टी करके जो उस टाइम पे उन्होंने बाय किया था समवेयर अराउंड 180 रुपीज़ के आसपास। तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो कंपनी है वोकार टी उसका कुछ पेमेंट डिफॉल्ट उस कंपनी ने नहीं किया था, तो वो कंपनी का शेयर उस टाइम पे समवेयर अराउंड 1000+ रुपीज़ के आसपास चल रहा था। बट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ कि वो स्टॉक जो है वो गिरते गिरते बहुत ही कम आ गया, मतलब 170 के आसपास। तो उसी टाइम पे इन्होंने बाय किया था। उनको लगा कि जितनी भी बैड पब्लिसिटी या तो जितनी भी नेगेटिविटी है इस कंपनी को लेके वो सारी की सारी अभी जो है ये प्राइस के अंदर अभी प्राइस दिन हो चुकी है, तो अभी यहाँ से नीचे जाने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। तो दैट इज़ वाई ही बॉट दिस स्टॉक एट द टाइम। और उन्होंने मतलब बहुत ही जल्दी मतलब जैसे ही उसका जो प्राइस था वो 1200-1300 के आसपास पहुंच गया तो वहाँ पे उन्होंने एग्जिट ले लिया था। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे मतलब ये जो भरत भाई है उनकी ये एक स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी लगी कि अगर लेट से अगर उनको किसी भी स्टॉक में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे लेट से अगर परचेस किया है तो वहाँ पे लेट से अगर कोई और नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं तो वो भी वहाँ पे उस प्राइस के अंदर प्राइस इन हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है और वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी अच्छा रहता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि वो हमेशा अपना जो स्टॉक का जो प्रॉफिट वगैरह रहता है उसको भी वो प्रोटेक्ट करना जानते हैं। तो ये एक चीज़ है ऐसी है जो अभी हमें भी सीखनी है।
तो ये हो गया केस स्टडीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि वो खुद इन्वेस्ट कैसे करते थे, तो यहाँ पे अभी मतलब ये जब उनका जो आखिरी इंटरव्यू हुआ था इन बुक के ऑथर के साथ, तब की बात है कि अभी उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 18% प्लस केगर जितना है, और अभी वो छोटी कंपनीज में वो इन्वेस्ट भी नहीं करते। मतलब अभी वो मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो समवेयर अराउंड है कि 2000 करोड़ प्लस मार्केट कैप अगर ऐसी कंपनी है तभी वो इन्वेस्ट करते थे। क्योंकि अब मतलब बाय द टाइम ये जो इंटरव्यू हुआ है तो वहाँ पे उन्होंने अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं ऑलरेडी। तो अभी उनका प्राइमरी गोल क्या है कि उनका जो कैपिटल है उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और साइमल्टेनियसली वो ग्रो भी करना चाहते हैं, बट वो एक्सेसिव रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वाई कि अभी वो बहुत छोटी छोटी, जैसे हमने देखा कि 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसी कंपनी में वो, ऐसी मार्केट के वाली कंपनी में वो इन्वेस्ट करते थे जो अभी वो नहीं करते हैं। फिर सेकंड था कि जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया तो साल के 150 से 200 एनुअल रिपोर्ट्स जो थे वो वहाँ पे पढ़ते थे। ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पे तो हम इतना पढ़ने का सोच भी नहीं सकते, उस टाइम पे उतना उन्होंने मतलब एक साल के अंदर 150 से 200 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते थे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। फिर यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट बुक्स रिलेटेड जो है वो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है और उनका पढ़ने का कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं रहता था इस टाइम पे। प्लस वो जब भी मतलब ये चीज़ हमने अर्ली लाइफ वाले सेक्शन में भी देखा कि अगर लेट से अगर उन्होंने किसी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा है, वहाँ पे अगर उनको पहला इंप्रेशन अच्छा लगा है कि बैलेंस शीट वगैरह सब सही है, तो लेट्स मीट द मैनेजमेंट। तो वहाँ पे उनका जो सेकंड स्टेप था वो रहता था मैनेजमेंट को मीट करके, मतलब वो हमेशा उनको मिलने का सोचते थे और उसके बाद ही वो कॉल लेते थे। फिर तीसरा है कि जब भी वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आपको 3 से 5 साल का उनको टाइम देना है कि वेदर योर इन्वेस्टमेंट इज वर्किंग और नॉट। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेट्स से अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और दूसरे ही दिन वो स्टॉक जो है वो ऊपर चढ़ने लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई ही यूज्ड टू गिव 3 to 5 years। फिर मतलब जो लास्ट में जो इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि उसके जो पोर्टफोलियो था वो था समवेयर अराउंड 10 to 12 स्टॉक्स का, और कभी भी उन्होंने ऐसी कंपनी मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी में उन्होंने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया था। अभी उसके पीछे का रीज़न क्या है? उनके पीछे का रीज़न एक तो ये है कि वो हमेशा मतलब जैसे हमने बोलते हैं ना बेंजामिन ग्राहम टाइप इन्वेस्टर थे, मतलब जहाँ पे वो एसेट देखते थे। जैसे हमारे अगर स्क्रीनर पे अगर आपको जाके देखना है तो आप बुक वैल्यू देख सकते हो, तो वो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते थे कि जहाँ पे उनको एसेट वगैरह अच्छा दिखता था, कंपनी की मार्केट कैप उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते थे। और एसेट की जब हम बात करते हैं तो वो हार्ड एसेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लेट्स से प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, वैसी। बट लेट्स से अगर टेक्नोलॉजी कंपनी है तो वहाँ पे आपका मेन एसेट जो है वो क्या है, मतलब वो इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट। तो वो पूरा का पूरा डिजिटल है, तो इसी वजह से उनको लगा कि इसमें मतलब जो कंपनी को जो टेक्नोलॉजी कंपनीज को जो वैल्यूएशन मिल रही है वो उनके जो हार्ड एसेट्स है उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने कभी मतलब इसमें ये इन्वेस्ट किया ही नहीं था टेक्नोलॉजी कंपनी में, और बोलते थे कि मुझे इतना टेक्नोलॉजी जो है वो इतना समझ में भी नहीं आता था। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने 10 to 12 स्टॉक्स का ही उनका पोर्टफोलियो रहता था, मतलब कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेना वो पसंद करते थे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि वो जब भी सेल करने का सोच लेते थे तो वहाँ पे वो ऐसे ही सोचते थे कि जब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तभी हमें उसको वहाँ पे सेल करना है, मतलब सेल धीरे धीरे करते जाना है ऑन द वे अप। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बारी में सेल कर दिया, तो आपको धीरे धीरे जब स्टॉक का प्राइस एक हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वहाँ पे आपको सेलिंग का आपका जो पोजीशन है वो धीरे धीरे स्टार्ट करना है। और वो ऐसा भी बोलते थे कि जब नीचे आए तब मतलब जब लेट्स से अगर स्टॉक नीचे आने लगता है और तब अगर आप सेल करने लगते हो तो आपका माइंड जो है वो प्री ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और उसकी वजह से अगर आपको उस टाइम पे अगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज अच्छी वैल्यूएशन पे भी मिल रही है फिर भी आपका जो माइंड का जो बैंडविड्थ है वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। और इसीलिए वो बोलते थे कि आपको जब भी सेल करना हो तो आपको जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ रहा है तभी आपको सेल करना है। फिर नेक्स्ट उनका मतलब ये भी एक पॉइंट जो उन्होंने बताया था कि जब 2008 का पीक आ गया था तो उस टाइम पे वो 50% जितना कैश में थे और बाकी के पैसे जो थे वो इक्विटी में लगे हुए होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी दिखाता है कि जो एक सीजन्ड इन्वेस्टर होता है ना उसको पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर जो अभी ओवरऑल वैल्यूएशन है, पूरे मार्केट की वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। एंड दैट इज़ वाई कि आपको प्रॉफिट बुक करके कैश में बैठना है। ऐसा नहीं कि आपको 100% जितना भी आपका पोर्टफोलियो सब कुछ बेच के आपको प्रॉफिट पे बैठा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए कि जब भी मार्केट वहाँ से गिरे या तो रिवर्स हो तो आपके पास उस टाइम पे पैसे हो खरीदने के लिए अच्छी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशन पे।
फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि वो लेवरेज लेते थे, बट यहाँ पे उनका जो लेवरेज लेने का जो क्राइटेरिया वगैरह था वो क्या था कि बहुत ही मतलब जो उनके नेटवर्क था उसका बहुत ही स्मॉल पोर्शन का ही वो लेवरेज लेते थे। और उनका सेकंड हमेशा यही रहता था, सेकंड थॉट हमेशा यही रहता था कि जैसे ही जो भी लेवरेज के बेस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग लिया है, तो जैसे ही मार्केट एक अच्छे खासे पोजीशन पे आ जाता है तो वहाँ से वो तुरंत ही अपना जो लेवरेज है उसको वो ज़ीरो कर देते थे। तो ये एक चीज़ भी हमें देखना है, सीखना है कि अगर आपको लेवरेज लेना भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कब लेना है, आपको एग्जिट कब लेना है और आपका जो लेवरेज है उसको कब ज़ीरो करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा ये भी बोला है कि उन्होंने शॉर्ट स्टॉक्स जो थे वो उन्होंने कभी किया नहीं, मतलब शॉर्टिंग उन्होंने कभी नहीं किया। तो मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं किया, मतलब एक दो बार आई थिंक उन्होंने पहले किया है, बट वहाँ पे उनको उनकी जो इन्वेस्टिंग की जो फिलोसॉफी थी उसके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि उनको मज़ा नहीं आ रहा था उस टाइम पे शॉर्टिंग का। तो इसीलिए उन्होंने फर्दर उन्होंने ये जो शॉर्टिंग का जो प्रोसेस है वो कभी उन्होंने नहीं किया है। फिर मतलब जो भी लेट्स से अगर प्रॉफिट वगैरह भी होता था तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करने का भी ट्राई करते थे। तो उसमें से थोड़ा पोर्शन जो है वो लैंड में भी उनका रहता था, प्रॉपर्टी में भी रहता था, और आई थिंक उनका एक रियल एस्टेट का भी कुछ माइनर बिजनेस है जो अभी उनके सन वगैरह संभाल रहे होंगे। और मतलब अभी भी मतलब ये जब लास्ट इंटरव्यू हुआ था तभी भी 40 to 65% ऑफ उनका जो नेटवर्थ था वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में रहता था, मतलब स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टर रहता था। तो ये एक चीज़ भी हमें देखना है। और फाइनली अगर की लर्निंग्स देखें तो हम यहाँ पे रिपीटेटिव नहीं करेंगे, जो कुछ नया है वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बोला है कि जब भी वो किसी मैनेजमेंट से मिलते थे, जब भी वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो सेकंड स्टेप उनका जो रहता था, तो वहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि जब भी वो मैनेजमेंट से या प्रमोटर से मिल रहे हैं तो उनको एक चीज़ ये पता चला है कि जो प्रमोटर्स है जो खुद बिजनेस चला रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि फ्यूचर में उनकी कंपनी कितनी बड़ी होगी या तो क्या होगा फ्यूचर में। तो ये एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है। बट उन्होंने एक चीज़ ये भी बोला है कि जब भी कॉन कॉल होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल जिसको हम बोल सकते हैं, अगर जैसे ही होता है ना तो वो वहाँ पे जो एनालिस्ट वगैरह लोग आते हैं तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ बताया कि एनालिस्ट का काम मतलब ये नहीं है कि वो बस फ्यूचर के बारे में ही पूछते रहे। तो ये एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है। सेकंड है कि आपको रिग्रेट नहीं करना है। आपके बाय करने के बाद स्टॉक जो है वो बहुत ही नीचे जा रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं थोड़ा नीचे भी बाय कर सकता था बट मैंने थोड़ा अर्ली बाय कर लिया, तो ऐसा भी रिग्रेट नहीं करना है। आपका स्टॉक जो है आपको सेल करने के बाद, लेट्स से अगर आपने अच्छा खासा पैसा वहां से बना लिया है तो अभी लेट्स से अगर आप वो स्टॉक अगर सेल भी कर लेते हो तो वहां से भी स्टॉक जो है वो वहां से भी 50% या तो 50 टाइम्स भी हो सकता है। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि लेट्स से अगर आपने स्टॉक अगर सेल कर दिया तो वहां से वो नीचे ही आना चाहिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे वो हमेशा यही चीज़ बताते हैं कि आपको रिग्रेट नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फाइनली तीसरा चीज़ जो उन्होंने बोला है कि आपका मतलब यहाँ पे बुक के अंदर एक क्वेश्चन उन्होंने ऑथर ने भरत भाई को बोला था कि मतलब कि लेट्स से अगर आपके कोई नया इन्वेस्टर है जो अभी इन्वेस्टिंग की जर्नी अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहा है और लेट्स से उसके पास सिर्फ और सिर्फ 50-60 लाख का अभी कैपिटल है, अगर उसको 100 करोड़ या 200 करोड़ जितने बनाने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड वहाँ पे बोला था और वो था लक, कि लक होना चाहिए। और जब ऑथर ने बोला कि अपार्ट फ्रॉम लक क्या होना चाहिए तो तब उन्होंने बोला कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कन्विक्शन। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। मतलब लेट्स से अगर आपने किसी स्टॉक में बाय कर लिया तो वहाँ पे आपका पहले तो कन्विक्शन ही इतना होना चाहिए कि आपने उस कंपनी को इतना अच्छे से पढ़ा है, जाना है, समझा है, ताकि लेट्स से अगर वो स्टॉक का प्राइस अगर आपके जो बाइंग प्राइस है अगर वहाँ से वो 50-60% भी अगर गिर जाता है तो भी आप वहाँ पे वापस से बाइंग कर सकते हो। तो इतना कन्विक्शन पहले तो आपके पास होना चाहिए। दूसरा कि पेशेंस होना चाहिए। मतलब जितना भी लेट्स से अगर आपने कोई भी अमाउंट लेट्स से लगाया है बट ऐसा पॉसिबल है कि वो स्टॉक जो है वो ना चले, ऐसा पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जो है वो उन्होंने बोली है कि एक नए इन्वेस्टर को अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो ये तीन चीज़ें जो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो फाइनली दैट वाज ऑल विद दिस चैप्टर और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी उसको शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।